गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ बसंत कुमार। मैं सोनूलाल वर्णवाल स्कूल में +2 टीचर हूँ, गया स्थित मानपुर में। और आज मैं आपके सामने क्लास 11 का चैप्टर 6 का न्यायपालिका पढ़ाने जा रहा हूँ और ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 में मैं आप लोगों के सामने सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा चुका हूँ। अब पार्ट 2 में ये उच्च न्यायालय आपके सामने मैं पढ़ाऊँगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उच्च न्यायालय, थोड़ा सा पहले वाला क्लास भी रिकॉल करा दूं मैं आपको। तो पहले वाला क्लास में मैं बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होते हैं विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका वो होती है जो कानून बनाती है और कार्यपालिका वो होती है जो कानून को रेगुलेट करती है, यानी कि पूरे देश में उसको लागू करती है। और तीसरा अंग जो है वो होता है जो व्यक्ति उस कानून, जो जिस कानून को लागू किया गया है, उस कानून का अवमानना हो, उल्लंघन हो, तो ये न्यायपालिका जो है उस कानून का सही व्याख्या करके उसको सजा सुनाती है, उसको सजा देती है। इस तरह से न्यायपालिका जो है तीसरा अंग के रूप में भूमिका निभाता है। और सरकार के तीनों अंगों में न्यायपालिका को बिल्कुल ही स्वतंत्र रखा गया है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सूझबूझ के साथ इस न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा। और ऐसा क्यों है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों रखा गया। यह भी एक क्वेश्चन आता है। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का एक कारण है कि न्यायपालिका इसीलिए स्वतंत्र है कि अगर न्याय करने वाली संस्था ही दागदार हो तो देश का शासन का बागडोर अच्छे हाथों में तो नहीं रहेगा। यानी कि विधायिका, कार्यपालिका अगर न्यायपालिका में हस्तक्षेप करे तो सजा सुनाने के लिए और न्याय करने के लिए जो एक तरह से वो बाध्य हो जाएंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। मतलब कि आप अगर अपना फैसला सुना रहे हैं और फैसला किसी के दबाव में सुना रहे हैं, ये तो बहुत ही अजीब बात हो जाएगी, ये बहुत ही गलत सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है संविधान के अंतर्गत। एक कहावत है ना कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। यानी कि अगर आप गलती कर रहे हैं और न्यायपालिका से आपको बहुत ज्यादा अटैच है और हस्तक्षेप करते हैं, तो न्यायपालिका सजा कैसे सुनाएगी। इसीलिए न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप, विधायिका चाहे कार्यपालिका, किसी भी तरह से न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। तो न्यायपालिका में हम पिछले क्लास में पार्ट 1 में सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम बच्चों हाई कोर्ट पर नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास, उच्च न्यायालय। तो आपको बता दें कि उच्च न्यायालय का गठन जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय से ही शुरू हो चुका है। सन 1862 ईस्वी की बात है, जब भारत में 565 देशी रियासत होता था। उसमें कुछ प्रांतों में उच्च न्यायपालिका का गठन हो चुका था, उच्च न्यायालय का। और उसमें सबसे पहले 1862 में हुआ था बंबई, मद्रास और कोलकाता। 1862 के बाद 4 साल के बाद 1866 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस तरह से चारों प्रांत में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, तब इन सारे प्रांतों के उच्च न्यायालय को उस राज्य में कर दिया गया। और संविधान निर्माता चाहते तो उसको खत्म भी कर सकते थे कि आजाद भारत में हम नया बनाएंगे, लेकिन वो बहुत ही अच्छे तरह से, सुसंगठित तरीके से काम कर रही थी। इसलिए स्वतंत्र भारत में उसी प्रांत का हाई कोर्ट को राज्य में शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से अब शुरू करते हैं कि हर राज्य में, भारत के हर राज्य में लगभग एक हाई कोर्ट है की स्थापना की गई है। अगर हम देखें, संविधान पर नजर डालें, तो संविधान के भाग 6 में हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। भाग 6 में आर्टिकल 214 से लेके 231 तक वर्णन किया गया है। और 214 जो कहता है, आर्टिकल 214 संविधान का यह कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में उस एक हाई कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन इस 214 के अनुसार अगर देखें तो अभी भारत में तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 होना चाहिए हाई कोर्ट। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ठीक वही 231 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 231, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर संसद चाहे, संसद के पास ऐसी शक्ति है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक साथ मिलाकर एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकता है। इस कारण से हम कह सकते हैं इस तरह से कि कुछ न्यायालय ऐसे हैं जो साझा काम कर रहे हैं।
इसलिए हमारे पास 28 राज्य है, लेकिन हमारे पास 25 हाई कोर्ट है। आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तो तेलंगाना का राजधानी तो हैदराबाद हो गया, वहां पहले से था, लेकिन जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी अमरावती, और अमरावती में जब नया हाईकोर्ट बनाया गया तो उसके बाद उच्च न्यायालय की संख्या हो गया 25। और आगे बढ़ने से बच्चों पहले हम ये भी जान लें कि हम जिस राज्य में रहते हैं उसके भी हाईकोर्ट का तो कुछ वर्णन कर दें। तो ये बिहार राज्य है, बिहार राज्य की राजधानी पटना है, और पटना में जो हाईकोर्ट है उसका स्थापना हुआ था 1 मार्च 1916 ईस्वी, और उसके अभी चीफ जस्टिस हैं संजय कैरोल। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं अभी एनवी रमना। तो ये बात हम इसलिए बोले कि अभी उनका बहुत सारा जो मैटर आएगा हाईकोर्ट में नियुक्ति सब में, उसमें इन सब का चर्चा चलेगा, इसीलिए मैं आपको ये बताया। तो अब चलते हैं बच्चों कि उच्च न्यायालय में जो है भाग 6 आर्टिकल 214 से 231 में कहा गया है, और गठन के मामले में अगर हम कहें तो 214 में मैंने जो कहा कि 214 में प्रत्येक राज्य में एक होना चाहिए, और 231 में कहा गया कि संसद को यह शक्ति है कि एक से अधिक राज्य में उसका गठन कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जो इलाहाबाद में 1866 ईस्वी में स्थापना हुआ था हाईकोर्ट का, तो जब उत्तर प्रदेश, चूंकि वो उत्तर प्रदेश का एक शहर है इलाहाबाद, और उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है, ऐसा पहला ऐसा राज्य है वो कि जिसकी राजधानी में हाईकोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आजादी से पहले इलाहाबाद में ही उसकी स्थापना हो चुकी थी, इसलिए उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद में है, और ऐसा सिंगल है। और आपके जानकारी में एक और बात होना चाहिए बच्चों कि 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसका अपना एक इकलौता हाईकोर्ट है, और वो है दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें बस इकलौता उसका अपना हाईकोर्ट है, बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उसका अपना हाईकोर्ट नहीं है। बस एक और कह सकते हैं, जैसे चंडीगढ़ में तो है लेकिन वो साझा काम करता है, जैसे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, तीनों मिला के चंडीगढ़ का ही हाईकोर्ट के साथ साझा काम करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साझा न्यायालय के साथ भी काम किया जा रहा है। 2013 से पहले 21 था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में जब हाईकोर्ट बनाया गया तो 21 3 24 हो गया, और अमरावती मिला के 25। अब चलते हैं कि नियुक्ति क्या होता है, कैसे होता है नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। तो नियुक्ति की बात जब करें तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि पहली क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट के नियुक्ति का बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट के सारे न्यायाधीशों का कैसा नियुक्ति होता है। तो ठीक वही नियुक्ति यहां भी बताएंगे, लेकिन पहले आपके बुक का नाम है भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, यानी कि बच्चों को यह भी बताना है आप लोगों को कि सिद्धांत कैसा है हमारा देश, व्यवहारता कैसा देश है। तो सिद्धांत कुछ और है, व्यवहारता कुछ और है, तो दोनों पे हम चर्चा करेंगे आज। तो सिद्धांत रूप में यह है कि उच्च न्यायालय का जो गठन होता है उसमें राष्ट्रपति और उस राज्य के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, ये तीनों मिलकर नाम सुझाते हैं, और राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का गठन करते हैं। बस ये है सैद्धांतिक बात संविधान में। लेकिन अगर हम व्यवहार में देखें बच्चों, तो व्यवहार में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट में एक कोलेजियम व्यवस्था अपनाई गई थी। कोलेजियम व्यवस्था में एक सीजेआई, यानी कि वही अभी जो मैंने बताया एनवी रमना, एक सीजेआई थे, और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, एक सीजेआई, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये पांचों मिलकर ही सुप्रीम कोर्ट के भाग्य निर्माता थे। सुप्रीम कोर्ट में मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जस्टिसों की संख्या 33 + 1 है, यानी कि 34। उन 34 का गठन उसी कोलेजियम प्रणाली के द्वारा होता है। कैसे होता था कि एक सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना साहब और बाकी के जो है 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश यही मिलकर कोलेजियम सिस्टम बनाते थे, और यही सब मिलकर नाम सुझाते थे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इस पर साइन करते थे और उसके बाद नियुक्ति करते थे। ठीक उसी तरह से हाई कोर्ट में भी कोलेजियम सिस्टम है, लेकिन यहां का कोलेजियम सिस्टम थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश यहां आएंगे।
सुप्रीम कोर्ट में था 4 और हाई कोर्ट में है सीजेआई प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति और यहां के राज्यपाल से परामर्श करते हुए, और अगर जरूरी पड़े तो हाई कोर्ट जिस राज्य में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, उस राज्य के हाई कोर्ट का सीजे यानी कि चीफ जस्टिस का भी परामर्श ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। यह बाध्यकारी नहीं है। बस यहां पे देखा जाए तो सर्वा पावर किसको है, तो सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसी कारण से ऐसा है कि वही कोलिजियम सिस्टम यहां भी चला हुआ है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया अभी कि सिद्धांतता क्या है और व्यवहारता क्या है। तो अब चलते हैं बच्चों कि योग्यता पे चलते हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा बन सकते हैं। तो सबसे पहले होना चाहिए कि वो भारत का तो नागरिक होना ही चाहिए उन्हें। उसके बाद उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो और कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। अब बताइए, थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ये जो कोलेजियम सिस्टम है ये मूल संविधान में नहीं था। ये 98-99 ईस्वी के समय में आया। ऐसा क्यों किया गया? और ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान के अंतिम व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा कोलेजियम सिस्टम लाया। ये क्यों लाया? तो ये इसलिए लाया कि अगर हम पहले की भांति विधायिका कार्यपालिका मिलकर न्यायाधीश को चुनते तो अभी देश का जो न्याय करने वाली संस्था है वो सुरक्षित हाथों में नहीं रहती। क्यों? आप जानते हैं कि बहुत सारे नेता का बैकग्राउंड कैसा है, दागदार है, बहुत सारा भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त नेता अगर न्याय के मेंबरों को चुनने लगे तो देश का सत्ता तो गलत हाथों में चला जाएगा। यही कारण है कि उसको स्वतंत्र रखा गया। लेकिन जब कोलेजियम सिस्टम लाया गया तो कोलेजियम सिस्टम में भी उंगली उठा। क्या? तो कोलेजियम सिस्टम में ये उंगली उठा कि यहां भी परिवारवाद चलता है। नेपोटिज्म एक वर्ड है इंग्लिश। नेपोटिज्म का मतलब होता है परिवारवाद, भाई भतीजावाद, जो कि आजकल आप देख रहे होंगे बॉलीवुड में दिखता है। जहां कहीं सबसे ज्यादा फेमस बिग बॉस है आजकल। बिग बॉस में भी भाई भतीजावाद चल रहा है। बॉलीवुड में देखिए, शाहरुख खान का बेटा को पक्का ऐसा है कि उसको सिनेमा मिलेगा ही मिलेगा बिना मेहनत का। और चाहे इधर से कोई कितना भी मेहनत कर ले, सीरियल में काम करके ना कर ले, लेकिन उसको फिल्म में काम करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन अमिताभ बच्चन का बेटा, शाहरुख खान का बेटा को आराम से फिल्म में साइन करने के लिए मिल जाएगा। यही है नेपोटिज्म। और ये उंगली उठा था सुप्रीम कोर्ट में भी कि जब कोलेजियम सिस्टम लाया गया कि इसमें ये उंगली उठा कि ये जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और ये मुख्य न्यायाधीश, जिसको ज्यादा जान पहचान होगा उनको आप भर्ती कर लेंगे। तो ये तो सही बात भी है एक तरह से, दुरुपयोग तो हल्का होता है। लेकिन अगर हम उससे तुलना करें पहले वाले नियुक्ति से तो उससे तो बहुत बेहतर है। क्यों? यहां पर आप देख लीजिए, योग्यता देखने से आपको पता चल जाएगा कि मंत्री जो है, जैसे कि हमारे बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी राबड़ी देवी जी, वो उनका शिक्षा तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उस तरह का मेंबर उसमें एंट्री कर जाए। देखिए, योग्यता से ही पता चलता है कि उच्च न्यायाधीश में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ऐसा नहीं है कि वहां पे वो कोई टीचर है या कोई खराब बैकग्राउंड के कोई गुंडा हैं, वो मंत्री में जैसे चुने चले जाते हैं, वैसा यहां कभी नहीं हो सकता है। 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहेंगे। और 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहने का मतलब है वो लॉ का पढ़ाई किए हैं, बहुत ज्यादा उसमें प्रगाढ़ नॉलेज है उसमें उनको। इसीलिए ऐसा है कि चलिए पहले वाले सिस्टम से कोलेजियम सिस्टम अगर कंपैरिजन किया जाए तो नो डाउट बिल्कुल ही अच्छा है ये। और दूसरा एक और है योग्यता में कि कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य करने का अनुभव हो। और न्यायिक पद क्या है? न्यायिक पद ये है बच्चों कि राज्य के कुछ बड़े बड़े एग्जाम होते हैं सेंट्रल और राज्य में, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, उसमें एक पोस्ट होता है न्यायिक पोस्ट। उसका एग्जाम जब आप पास करेंगे तो न्यायिक पद पे आप रहेंगे। उसमें भी अगर आपको 10 वर्ष तक का जॉब का अनुभव है तो आपको यहां पे हाई कोर्ट में आप एंट्री ले सकते हैं। ये योग्यता है आपकी। अब चलते हैं बच्चों कार्यकाल। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल 62 है। हम यहां साथ साथ पहले पार्ट का भी कुछ कुछ याद दिलाते रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कितना था बच्चों? 65 वर्ष तक वो रह सकते थे। और यहां पर है क्या? उच्च न्यायालय में 62 वर्ष और 62 वर्ष तक रह सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहें तो राष्ट्रपति के पास अपना त्याग पत्र दे सकते हैं कार्यकाल खत्म होने से पहले भी। एक और,
अगर उन पे कदाचार साबित हो जाता है, दुर्व्यवहार साबित हो जाता है, तब भी वो त्यागपत्र उनको तो देना ही पड़ेगा। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, उसी तरह से इन पे भी महाभियोग लगता है, और महाभियोग इनको हटाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। जिस तरह से राष्ट्रपति का जितना ज्यादा जटिल है, वैसा ही इनका भी बहुत ज्यादा जटिल है। और इसीलिए आज तक ऐसा कभी मौका नहीं मिला भारत में, जब से आजादी मिला है, जब से, कि कोई भी न्यायाधीश पे ऐसा उंगली उठा और उनको हटाया गया। एक बार की बात है, उठा था, लेकिन वो कदाचार साबित नहीं हो पाया, और इसलिए हमारा देश जो है दागदार होने से बच गया। तो अब चलते हैं, हम ये जानेंगे बच्चों कि ये कैसे जो है विशेष बहुमत कैसे होता है, कैसे इनको हटाया जाता है। तो उसको जानने से पहले थोड़ा सा जान लें कि वेतन भत्ता क्या है। वेतन भत्ता में भी टेक्निकल ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, सीजेआई जो है, उनका वेतन होता था मंथली 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का 2,50,000। तो यहां ये हमेशा इंटर रिलेटेड है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहेंगे उनका उतना ही सैलरी रहेगा जितना कि सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों का रहेगा। यानी कि अन्य न्यायाधीश का 2,50,000 है, तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका भी 2,50,000 होगा, और अन्य न्यायाधीशों की का जो वेतन है वो है 2,25,000। तो आगे चलते हैं। अभी जस्ट मैं बात कर रहा था कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है, जो कि बहुत ही जटिल है। तो सबसे पहले यह है कि दोनों सदनों से पारित होना पड़ेगा, और दोनों सदन राज्य के नहीं होंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि हाई कोर्ट, भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहां की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, राज्य में है, राज्य के लिए है, और राज्य का नहीं है, राज्य का अधिकार नहीं है, बस राज्य की सुविधा के लिए है। इसको समझने के लिए मैं आपको यह बता दूं कि जैसे ट्रेन होता है, एरोप्लेन होता है, वो केंद्र सरकार का चीज है, उन पर बिहार सरकार का या अन्य किसी राज्य सरकार का अधिकार नहीं रहता है, बस वो राज्य की सुविधा के लिए होते हैं। रेलगाड़ी राज्य का नहीं, राज्य के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार से हाई कोर्ट जो होता है वो राज्य की सुविधा के लिए होता है, न कि राज्य का अधिकार होता है। इस पे ये केंद्र का एकीकृत न्यायपालिका है, और ये हमारी संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। तो आगे चलते हैं कि कैसे हम हाई कोर्ट के मेंबर को हटा सकते हैं, कदाचार अगर वो लिप्त हुए कदाचार में, भ्रष्टाचार में। तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति के आदेश से विशेष बहुमत, दोनों सदन से विशेष बहुमत के द्वारा पारित हो जाए, उसके बाद राष्ट्रपति के आदेश से ही उसे हटाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया हम देखते हैं क्या है। ये प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल जान पड़ता है, क्या है, तो इसमें भी मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो हटाने की प्रक्रिया है, ठीक हाई कोर्ट में भी वही प्रक्रिया है। तो क्या, तो थोड़ा सा मैं यहां पे चलूंगा, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। तो चलिए देखिए बच्चों, संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में 543 मेंबर होते हैं। आपको पता है कि 543 प्लस 2, ये 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, मनोनीत किए हुए हैं। और राज्यसभा में 250, इसमें भी 238 प्लस 12, उधर नहीं जाएंगे चूंकि ये थोड़ा सा जल्दी से मैं समेटना चाहता हूं। तो ये 238 प्लस 12 कैसे है, कैसे उसका होता है, वो हम अगले जब ये विधायिका, कार्यपालिका, संसद जब आएगा चैप्टर, तब मैं समझाऊंगा। तो होता क्या है कि इसमें 545 में से 100 सदस्य और इस 250 में से 50 सदस्य, ये दोनों प्लस होकर 150 सदस्य जब साइन कर दें, अपना सिग्नेचर साइन कर दें, उसके बाद भी नहीं हटाया जाएगा, पहले इनको साइन करना पड़ेगा। मतलब आपको, आपके खिलाफ, आपको हटाने के लिए 150 एमपी तो होना ही चाहिए। एक लोकसभा के 100 एमपी, राज्यसभा के 50 एमपी। इसके बाद देखिए क्या होता है, 150 एमपी होंगे। उसके बाद ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो अध्यक्ष हैं, दोनों में से किसी के अध्यक्ष, ये भी इसको अस्वीकार कर सकते हैं अगर चाहें तो। मान लीजिए ये स्वीकार कर दिए, ये स्वीकार कर लिए कि ठीक है ये गलत आदमी है, इसको हटाना है। उसके बाद क्या होता है, उस पर 3 सदस्यीय जांच दल बैठता है। और वो 3 सदस्य में कौन कौन होते हैं? पहले नंबर पे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अभी कौन है, एनवी रमना साहब, या अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। दूसरे नंबर पे संबंधित राज्य से, जिस राज्य के न्यायाधीश कदाचार में लिप्त पाए गए हैं, उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे, सीजे ऑफ हाईकोर्ट, उस राज्य से संबंधित हाईकोर्ट के सीजे रहेंगे। और तीसरा
कि बहुत ही जो जानकार न्यायिक पद पे जो रहते हैं, बहुत ही जानकार उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो रहेंगे ही, और जो न्यायिक पद पे जो रहते हैं प्रतिष्ठित न्यायिक व्यक्ति, प्रतिष्ठित न्यायवादी शामिल हो सकते हैं इसमें तीसरा में। और ये तीनों ही जांच दल के मेंबर होंगे। तीनों का स्वीकृति जरूरी है, ये तीनों स्वीकृति दे देंगे, उसके बाद फिर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए फिर से लौटा सकती है कि एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपका कितना ज्यादा जटिल है, कि एक न्यायाधीश को हटाना कितना ज्यादा जटिल है। मतलब कि कोई सस्ता खेल नहीं है ये। मतलब एक बार ऐसा हुआ भी था तो 108 मेंबर तक तो साइन कर दिए थे, लेकिन आपको कितना ज्यादा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा देखिए, इसलिए वो नहीं हो सका। और ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि न्यायिक सिस्टम दागदार होने से बच गया। तो ये है हटाने की प्रक्रिया, कि कैसे कोई मेंबर को हटा सकते हैं अगर वो कदाचार में लिप्त पाए गए। अब चलते हैं आगे बच्चों, कि ये तो था कि कैसे उसे हटाया जा सकता है। अब आगे चलते हैं कि उच्च न्यायालय की शक्तियां व क्षेत्राधिकार क्या है, उच्च न्यायालय का कितना कितना अधिकार है, कहां कहां अधिकार है, क्या क्या शक्ति है। तो सबसे पहले चलते हैं मूल क्षेत्राधिकार है सबसे पहले, उसके बाद रीट से संबंधित क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, अभिलेखीय क्षेत्राधिकार। तो मैं अभी बता रहा था कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है। तो सबसे पहले मैं अभी जस्ट बताया, फिर से एक बार सुन लीजिए बच्चों। मूल क्षेत्राधिकार, रीट क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अभिलेखीय क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण करते हैं वो हाईकोर्ट के माध्यम से, और उसके बाद न्यायिक समीक्षा। तो इसके बारे में हम एक एक करके शॉर्ट में जानेंगे। तो मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है? मूल क्षेत्राधिकार वो होता है जिस मामले का सुनवाई सिविल कोर्ट में आवश्यक नहीं है, डायरेक्ट आप आ सकते हैं हाईकोर्ट, वही है मूल क्षेत्राधिकार। जैसे कि उसके कुछ विषय हैं, वसीयतनामा जब बनाया जाता है, उसके बाद विवाह, तलाक, कंपनी कानून और न्यायपालिका की अवमानना से संबंधित मामले, संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल सदस्य के निर्वाचन संबंधी विवाद। मैं आपको बता दूं, संसद सदस्य क्या होते हैं? वही लोकसभा, राज्यसभा केंद्र में, और विधानमंडल जो होता है वो होता है राज्य में, जिसके अंतर्गत क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। इन सब के निर्वाचन के मामले में कोई मामला अटक जाता है तो इसका निर्णय डायरेक्ट हाईकोर्ट के पास जाएगा। यही है मूल क्षेत्राधिकार के। उसके बाद चलिए राजस्व संबंधी। राजस्व का मतलब होता है टैक्स संबंधी मामला में अगर कोई विवाद होता है तो वो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत डायरेक्ट हाईकोर्ट के पास जाएगा। उसके बाद आप तो लोग तो जानते ही होंगे, जब मौलिक अधिकार पढ़ाया जा रहा था तो उसमें रीट के माध्यम से मौलिक अधिकार का जब उल्लंघन होता है तो नागरिकों के मूल अधिकार में परिवर्तन होगा अगर, तो उसमें हाईकोर्ट अपना भूमिका निभाएगा। उसके बाद यह रीट अधिकार क्षेत्र होता है। अब इसको एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। अपीलीय क्षेत्राधिकार वो है कि उच्च न्यायालय को अनेक अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जो है अपील सुनने का अधिकार है। कहा जाता है कि राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट को राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। तो ये हो गया अपील करने का। उसके बाद दीवानी मामला पहले आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आगे टर्म आने वाला है। दीवानी मामला होता है एक होता है फौजदारी मामला। फौजदारी मामला वो होता है जो आपराधिक मामलों में एक सुनवाई होता है, उसी को फौजदारी मामला कहते हैं। जैसे चोरी, हत्या, बलात्कार, इन सब मामलों का जब सुनवाई होगा तो वो हो जाएगा फौजदारी। और दीवानी क्या होगा? दीवानी होगा जमीन से संबंधित मामला, ये सब, और जो लड़ाई झगड़ा से संबंधित नहीं है वो सब दीवानी में। तो दीवानी मामले में जो अपील किया जा सकता है वो है 5 लाख या उससे अधिक का संपत्ति से संबंधित है ये दीवानी मामला। और जैसे पेटेंट के माध्यम से होता है, डिजाइन के माध्यम से भूमि प्राप्ति किया जा रहा है, भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, दिवालियापन आदि मामलों में उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। दीवानी जैसे पेटेंट तो आप जानते होंगे। पेटेंट का मतलब है कि कोई चीज आप बनाए नया और उसका पेटेंट अगर गलती से कोई दूसरा कर लिया तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं कि तो मेरे द्वारा बनाया गया है, यही होता है पेटेंट बच्चों। उसके बाद फिर भूमि अधिग्रहण, कोई जबरदस्ती भूमि हड़प लिया तो ये सब डायरेक्ट आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं। दिवालियापन आप जानते होंगे। दिवालियापन का मतलब कि आपसे कोई कर्ज लिया और वो देने लायक नहीं रहा और वो भाग गया तो दिवालिया हो गया, तो उसके खिलाफ भी अगर आप केस करेंगे तो हाईकोर्ट आप जा सकते हैं। और फौजदारी मामले में जब सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को 7 वर्ष से अधिक की सजा हो गई हो तो इसमें आप फौजदारी मामला में हाईकोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। उसके बाद जब सत्र न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है तो इसके खिलाफ भी आप अपील कर सकते हैं। कहां? तो हाईकोर्ट में। अब आगे चलते हैं। एक और क्षेत्राधिकार है अभिलेखीय क्षेत्राधिकार। अभिलेखीय क्षेत्राधिकार को एक उदाहरण से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अभिलेखीय क्षेत्राधिकार वो है
जो एक अभिलेख के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में इसको सेव करके रखा जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण पहले दे देते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा अच्छे से। मान लीजिए कि दो व्यक्ति में झगड़ा हुआ और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का गलती से ऐसा झगड़ा हुआ कि एक पैर काट दिया, गलती से पैर काट दिया है। अब हाईकोर्ट में जब उसका फैसला सुनाया गया तो फैसला मान लीजिए यह सुनाया गया कि जिस व्यक्ति ने पैर काटा है वो व्यक्ति अब उसके यहां जाके 10 साल सेवा देगा, डेली सुबह सुबह जाइए सेवा। चूंकि ये हाईकोर्ट का आदेश है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। ये मान लीजिए दे दिया गया, फैसला सुना दिया गया कि वो व्यक्ति जाएगा उसके घर और 10 साल तक आप उसका सेवा करिए, क्योंकि आप उसके एक्टिव मेंबर का पैर काट दिए हैं। प्लस हर्जाना तो अलग, जेल अलग, जेल से जब छूटिए तो 10 साल सेवा दीजिए। मान लीजिए ये फैसला दे दिया गया हाईकोर्ट द्वारा। अब ये मान लीजिए बिहार में हुआ है और फिर कहीं अचानक से केरल हो जाए या महाराष्ट्र हो जाए, कहीं भी सेम टू सेम मामला आ जाए और वहीं पे वहां के हाईकोर्ट में ये सुनवाई हो, तो उसमें अलग से हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं वो फैसला नहीं सुनाएंगे। वो इस फैसले को सेव करके रख लेंगे और कहेंगे कि ऐसा सेम मामला तो एक बार बिहार में आ चुका है, तो वो हम अलग से फैसला क्यों सुनाएं। उसका जो फैसला दिया गया है वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है, रिकॉर्ड है वो, वही सेम टू सेम उसको भी सजा दे दिया जाएगा। यही है बच्चों अभिलेख न्यायालय। देखिए कि न्यायालय के फैसले सार्वकालिक अभिलेख और साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं और उन्हें आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय दिया जाता है। मतलब एक रिकॉर्ड के रूप में उसको सेव कर लिया जाता है कि यही जब भी मामला, इस प्रकार का मामला जिस भी जगह आए तो उसको वही फैसला सुना दिया गया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या 100 करोड़, लगभग 125 करोड़ से ज्यादा है। अब सेम मामला तो आ ही सकता है, तो कितना बार अपना दिमाग चलाएंगे वो लोग। तो वही मामला आया था, वही मामला उठा के उसका फैसला सुना दिया गया। वही है अभिलेख न्यायालय, रिकॉर्ड के रूप में, साक्ष्य के रूप में उसको रख लिया जाता है। और इसमें एक और है कि अधीनस्थ न्यायालय, हाईकोर्ट का जो न्यायालय है, हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसको अधीनस्थ न्यायालय कभी चुनौती नहीं दे सकता है। बार बार मैं ये अधीनस्थ न्यायालय बोल रहा हूं बच्चों। अधीनस्थ न्यायालय आपको समझना होगा कि अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब ये होता है पूरे राज्य में एक ही हाईकोर्ट होता है। उसके बाद आपको जिस जिस जिला में जो भी सिविल कोर्ट, कचहरी जो भी दिखता है वो है अधीनस्थ न्यायालय। मुंसिफ कोर्ट, जिला कोर्ट, सिविल कोर्ट, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय जो भी है वो सब क्या होता है बच्चों, वो सब है अधीनस्थ न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालय को हाईकोर्ट का निर्णय मानना ही पड़ेगा, उसको मानने के लिए बाध्य है क्योंकि वो अधीन है उसके। और किसी न्यायालय में उसको चुनौती, अधीनस्थ न्यायालय में उस हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। और यह अधिकार भी है कि अपनी अवमानना के लिए वो दंडित भी कर सके। हाईकोर्ट का अगर अवमानना करेंगे तो उसे दंड भी मिल सकता है। और वो दंड क्या है? 6 महीने का जेल और या 2000 रुपए का जुर्माना या दोनों साथ में हो सकता है। ये हो गया। उसके बाद चलते हैं पर्यवेक्षीय अधिकार। पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार क्या है? पर्यवेक्षण का मतलब होता है एक नजर डालना, देखना। तो ये होता है अपने अधीनस्थ न्यायालय के सभी क्रियाकलापों को पर वो नजर डालते रहता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के अधीन है सब। तो हमेशा उस पर नजर डालते रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या आपके अधिकार क्षेत्र में है, क्या आपको करना चाहिए, आप आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा आप आगे बढ़ गए, वापस आइए। तो ये सब है पर्यवेक्षण अधिकार। इसमें एक अपवाद है कि ये अधिकार जो है सैन्य न्यायालय के संबंध में प्राप्त नहीं है। सैनिक का अलग, जो मिलिट्री होते हैं उसका अलग न्यायालय होता है, उस पर हाईकोर्ट जो है ये अधिकार नहीं थोप सकता है। अब आगे चलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण वो कैसे करते हैं। उस राज्य में उच्च न्यायालय जो है राज्य में सर्वोच्च संस्था होती है और विभिन्न तरीकों से वो अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखते हैं। सबसे पहले जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। वो सब जिला में जो आप देख रहे हैं ये कचहरी जो है कोर्ट है, जिला कोर्ट, जिला न्यायालय, उसके जो न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति करते हैं वो कौन? हाई कोर्ट। उसके बाद पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन। प्रमोशन के मामले में भी राज्यपाल का परामर्श तो लेते हैं, लेकिन राज्यपाल जो परामर्श लेते हैं वो किससे लेते हैं? न्यायाधीश की सलाह से। बिना न्यायाधीश का सलाह से राज्यपाल उसका पदोन्नति नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा जो बनाया गया कानून है वो अधीनस्थ न्यायालय को मानना ही पड़ेगा, बाध्यकारी होना पड़ेगा। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है वो न्यायिक समीक्षा भी कर सकते हैं उसको, न्यायिक पुनरावलोकन, कि उच्चतम न्यायालय की तरह ही, सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही राज्यों के उच्च न्यायालय को भी कानून से संबंधित मामले में न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। अब ये न्यायिक समीक्षा क्या है थोड़ा सा समझा देता हूं मैं बच्चों, कि उच्च न्यायालय संसद और विधानमंडल द्वारा बनाए गए
कानून को मूलभूत अधिकारों का हनन अगर हो रहा है तो और उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है कौन? हाई कोर्ट। तो इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि आपको बता दूं कि पूरे देश में सर्वोच्च क्या है? संविधान है। संविधान में जो मूल ढांचा है उसको उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और संविधान का जो कानून है वही सर्वोच्च है। तो इसे उदाहरण के माध्यम से मैं बता दूं, संविधान में यह लिखा हुआ है आर्टिकल 21 और 24 पे अगर ध्यान दें हम तो आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है और आर्टिकल 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार में यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाने में खतरनाक काम, जोखिम भरा काम आप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए एक राज्य सरकार ये कानून बना दे बिहार में, मान लीजिए बिहार सरकार है, बिहार सरकार में जो विधायिका कानून बनाती है वो ऐसा कानून बना दे कि देखिए बिहार सबसे गरीब देश है राज्य भारत में, तो यहाँ के माता पिता बहुत कष्ट में रहते हैं, तो वो अपने चाहे तो 14 वर्ष से कम के बच्चों से भी काम लेके पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए ऐसा कानून बन गया, तो इसी कानून, ये कानून जो बना, तो चूंकि ये कानून मौलिक अधिकार पे ओवरफ्लो कर दिया, मौलिक अधिकार पे हावी हो गया, तो इस कानून को अपने आप रद्द किया जा सकता है। और वो कौन रद्द करेंगे? यही हाईकोर्ट। यही न्यायिक समीक्षा करते रहते हैं कि देखिए आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा रहे हैं, संविधान का उल्लंघन करके आप मौलिक अधिकार का हनन कर दिए। 14 वर्ष से कम के बच्चे को तो कारखाने में काम नहीं करना है, ये मौलिक अधिकार में दिया गया है, तो आप होते कौन है मौलिक अधिकार से ऊपर जाकर काम करने वाले? क्यों? क्योंकि कोई भी विधायिका कार्यपालिका संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान का अंतिम व्याख्याकार कोई है तो वह सुप्रीम कोर्ट। तो उसको अपने विधायिका को अपने हद में रहने के लिए वो कहते हैं कि देखो भाई तुम ज्यादा आजकल उड़ रहे हो, एक तरह से कह सकते हो दोस्ताना लैंग्वेज में अगर कहें, समझ बच्चों आप लोगों को समझाने के लिए कि देखिए आप अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जा रहे हैं, ज्यादा पाँव मत पसारिए, आपको हम सीमित एरिया दिए हैं उससे बाहर जाइए नहीं, ज्यादा भाव मत खाइए, आप यहाँ पे सबसे ज्यादा हम हैं तो हमसे आप ऊपर कैसे हो सकते हैं, इसीलिए आप जो है ये काम मत करिए, आप बिल्कुल अपने हद में रहिए, आपको जितना अधिकार क्षेत्र दिया गया है उससे बाहर मत निकलिए, नहीं तो आपका सारा का सारा कानून रद्द करके असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं हम। ये है न्यायिक समीक्षा का अधिकार। समीक्षा वो हमेशा करते रहते हैं। अब आगे चलते हैं, और ये न्यायिक समीक्षा जो होता है वो कैसे होता है, कौन सा आर्टिकल? तो उच्च न्यायालय को आर्टिकल 13A और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। मैं आपको जब पढ़ा रहा था मौलिक अधिकार बच्चों, तो मौलिक अधिकार में आपको पता है कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है, उसी में जो 13 है, 13 का ए है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा का अधिकार। उसमें आपको मैं बता दूं, याद दिला दूं, उसमें ऐसा कहा गया है कोई भी कानून अपने आप शून्य हो जाएगा अगर वो मौलिक अधिकार पे हावी हो जाता है, तो अपने आप रद्द हो जाएगा, वो बनेगा ही नहीं कानून। तो यही है आर्टिकल 13 में, न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक समीक्षा इसी तरह से कर सकता है। आगे चलते हैं बच्चों। अब है एक और बात बता दूं मैं कि आपको पता है कि ये न्यायिक समीक्षा 13A था, 226 था, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है ये न्यायिक पुनरावलोकन, लेकिन वो आर्टिकल 32 के माध्यम से कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट करेंगे आर्टिकल 32 के माध्यम से, हाई कोर्ट करेंगे आर्टिकल 226 और 13A के माध्यम से। इस मामले में अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अगर कंपैरिजन किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के माध्यम से सिर्फ मौलिक अधिकार में ही है फैसला देने का अधिकार, रीट के माध्यम से, लेकिन हाई कोर्ट का जो दायरा है वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। हाई कोर्ट तो आर्टिकल 226 के माध्यम से सिर्फ रीट पर ही नहीं अपना कानून बनाएगा, उसके अलावा बहुत सारे उसके व्यापक अधिकार, अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक एरिया है हाई कोर्ट का इस रीट के माध्यम से, रीट के मामले में। तो आगे चलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय की पृष्ठभूमि के बारे में चलते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय क्या है। तो अभी तक मैं बच्चों आपको बताया कि हाई कोर्ट बता चुका हूं, अब अधीनस्थ न्यायालय के बारे में सुनिए। अधीनस्थ न्यायालय अभी मैं एक झलक दे रहा था कि हाई कोर्ट तो पूरे राज्य में एक होते हैं, राज्य की राजधानी में प्राय, उसके अलावा जो भी जिला में, सिविल में, मुंसिफ है, जो भी है वो सब है आपका अधीनस्थ न्यायालय। तो देखते हैं, आप जानते हैं कि भारत की न्यायपालिका एकीकृत है, और उसके बाद एक इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि उच्च न्यायालय जो है जिला न्यायालय और अन्य न्यायालय को नियंत्रित भी करते हैं,
उसके बाद उसका पोस्टिंग करते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं, ये सब आर्टिकल 235 में लिखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताया था कि आर्टिकल 214 से लेके 233 तक उच्च न्यायालय है, लेकिन पूरे राज्य के न्यायपालिका को अगर कहा जाए तो आर्टिकल 214 से लेके 237 तक है, यानी कि 233 से लेके 237 तक ये कौन है? अधीनस्थ न्यायालय है। अब चलते हैं जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। आर्टिकल 233 के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है, उसका पदस्थापना हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, और वो किया जाएगा किससे बच्चों? वो किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा किया तो जाएगा, लेकिन वो राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही कर सकता है। बिना उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल कभी नहीं कर सकते हैं। और यही बात व्यवहारतः सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी राष्ट्रपति तो बस सिग्नेचर करते हैं। मेन काम कौन है, किनका है? सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। और यहां भी हाईकोर्ट में भी बताया मैं कि सीजे ऑफ हाईकोर्ट एंड 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, सीजेआई और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश सेंट्रल के। और हम चलते हैं अधीनस्थ न्यायालय में कैसे करते हैं, कि सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय के जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, क्या क्या उनकी योग्यताएं होती है। तो आर्टिकल 233 का क के तहत जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वो केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत किसी जॉब में ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। दूसरा कि कम से कम उसे 7 वर्ष तक का अधिवक्ता रहने का अनुभव हो, अधिवक्ता का वो काम कर चुका हो, और उच्च न्यायालय से उसकी नियुक्ति की सिफारिश भी होनी चाहिए। जिला न्यायाधीश वही बन सकता है जिसका नाम उच्च न्यायालय देंगे, उनके बिना सिफारिश का जिला न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो सकती है। अब आगे चलते हैं बच्चों, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है जिला न्यायाधीश में भी। तो 234 के आर्टिकल 234 के तहत यह बताया गया है कि जिला न्यायाधीश से भिन्न कोई भी व्यक्ति को न्यायिक सेवा में नियुक्त किया जा सकता है अगर राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श मिल जाए, तो ऐसा व्यक्ति का भी किया जा सकता है नियुक्ति उसका। और इसके बाद चलते हैं, और इसका जिक्र कहां है बच्चों? 236 का ख में। और एक और बात आप लोगों को बता दूं, बार बार मैं यहां पे जिला न्यायाधीश बोल रहा हूं। जिला न्यायाधीश से एक व्यक्ति जिला न्यायाधीश सिंगल टर्म नहीं है, वो एक प्लूरल फॉर्म में है। जिला न्यायाधीश का मतलब होता है, यहां पे आपको मैं दिखा दूं कि जिला न्यायाधीश का मतलब ये होता है नगर दीवानी न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, सभी जिला न्यायाधीश है। जिला न्यायाधीश कोई एक व्यक्ति नहीं है। लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, उसके बाद सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश, ये सभी जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं कहूं कि जिला न्यायाधीश ने ऐसा फैसला सुनाया, तो आप कभी ये मत समझिएगा बच्चों कि एक व्यक्ति ने फैसला सुनाया। ये सारे के सारे व्यक्ति जो है जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं। और ये सब चर्चा कहां है? ये सब चर्चा आर्टिकल 236 में स्पष्ट लिखा हुआ है। अब चलते हैं अधीनस्थ न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार। तो ये है कि इसके माध्यम से हम समझेंगे कि 3 स्तर के होते हैं अधीनस्थ न्यायालय के। सबसे पहले तो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में जिला न्यायालय है, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय का न्यायालय है, और ये जो जिला न्यायालय है यह सिविल या दीवानी मामलों को देखता है, और उसके बाद एक सत्र न्यायालय है, यह आपराधिक और फौजदारी मामले को देखता है। उसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय है, उसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी का। और इधर दीवानी मामले में जब आते हैं बच्चों, तो इधर है जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय और मुंसिफ अदालत। ये 3 तरीके से इसको बांटा गया है। तो यहां पर भी एक टर्म मैं आपको बता दूं बच्चों कि यहां पर जिला और सत्र न्यायालय बराबर आ रहा है। तो जिला और सत्र न्यायालय क्या होता है? तो जिला और सत्र न्यायालय होता तो अलग अलग टर्म है, लेकिन है एक ही। कैसे, मैं बता दूं। अगर जिला न्यायालय में दीवानी मामले यानी कि साधारण मामले की सुनवाई हो रही है जिस न्यायाधीश के द्वारा, तो वो न्यायालय साधारण जिला न्यायालय कहलाएगा और वो न्यायाधीश जिला न्यायाधीश कहलाएगा। और वही न्यायाधीश अगर आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहा है तो वो न्यायालय भी सत्र न्यायालय हो जाएगा और वो न्यायाधीश भी सत्र न्यायाधीश हो जाएंगे। सोचिए, एक ही बिल्डिंग, एक ही जगह सत्र न्यायालय भी हो रहा है और जिला न्यायालय भी हो रहा है, और वो न्यायाधीश भी सत्र न्यायाधीश भी हो रहे हैं और जिला न्यायाधीश भी हो रहे हैं। तो अब जान लेते हैं कि सिविल मामलों की सुनवाई कहां होती है, जहां पे उसे जिला न्यायालय कहते हैं, और आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है उसे सत्र न्यायालय कहते हैं। अब चलते हैं बच्चों कि जिला न्यायाधीश को किसी भी अपराधी को उम्र कैद से लेके मृत्युदंड तक देने का अधिकार है, लेकिन उसको उसके खिलाफ अपील किया जा सकता है, क्योंकि जिला न्यायाधीश से ऊपर कोई एक है तो वो है हाई कोर्ट।
जिला न्यायाधीश का जो है अपराधी, जिला न्यायाधीश के द्वारा साबित किया गया अपराधी जो है उसे हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है। यानी कि जिला न्यायाधीश अगर किसी को उम्र कैद दे दिया, फांसी दे दिया, तो वो उच्च न्यायालय में जाके अपील कर सकता है। और एक बार यहां पे देखिए स्पष्ट मैं दिखा दिया हूं कि चोरी, हत्या, बलात्कार ये सब जो है वो सब आपराधिक मामला कराता है। इसका जब सुनवाई होगा तो वो सत्र न्यायालय हो जाएगा। और उसी प्रकार विवाह, तलाक, गोद लेना, जमीन से जुड़ा हुआ मामला, ये सब का जब निपटारा होगा तो उसे दीवानी मामला कहा जाएगा। तो दीवानी और फौजदारी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं कि जिला न्यायालय के नीचे दीवानी मामलों के अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय होता है। दीवानी मामलों में भी अधीनस्थ न्यायालय होता है, जैसे कि चित्र में भी मैंने दिखाया। इस न्यायालय के पास भी दीवानी याचिका के संबंध में अत्यंत व्यापक शक्तियां हैं। वो क्या है? और दीवानी न्यायालय की सुनवाई के लिए भी मुंसिफ अदालत होता है, छोटे स्तर पर होता है। मुंसिफ न्यायालय का सीमित कार्य क्षेत्र होता है, बहुत कम कार्य क्षेत्र होता है और छोटे दीवानी मामलों पर निर्णय देता है वो। और दीवानी मामले में छोटे मतलब वही बहुत ही छोटे स्तर का, मतलब 10,000 20,000 ऐसा टाइप का कुछ मैटर आता होगा, तो यहां पर ऐसा होता है। और सत्र न्यायालय के नीचे भी आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 7 वर्ष तक का कारावास का सजा दे सकता है। और उससे भी नीचे होता है न्यायिक दंडाधिकारी, और वो भी 3 वर्ष की सजा दे सकता है। और कुछ महानगर में जो होता है, दीवानी मामलों के लिए सिविल न्यायालय होता है और फौजदारी मामलों के लिए महानगर न्यायाधीश का होता है। और आपको मैं बता दूं बच्चों, आप लोग ग्राम पंचायत आगे पढ़ेंगे तो ग्राम पंचायत में भी आप लोग जानते होंगे कि ग्राम पंचायत का प्रधान तो मुखिया होता है, लेकिन ग्राम पंचायत में न्यायिक प्रधान भी कोई होता है और उसको कहते हैं ग्राम कचहरी। एक संस्था होता है ग्राम पंचायत के अंतर्गत, और ग्राम कचहरी का जो हेड होता है उसे कहते हैं सरपंच। सरपंच न्यायिक मामलों का देखरेख करता है। तो वो भी एकदम सबसे छोटे स्तर का कोई न्यायिक संस्था है तो वह है ग्राम कचहरी, क्योंकि वो ग्रामीण स्तर पे होता है, ग्राम पंचायत के अंदर होता है वो ग्राम कचहरी, जिसका हेड होता है सरपंच। तो वहां तक का जो है वो भी अधीनस्थ न्यायालय में आएगा। देखिए, न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत आदि, ये सभी मामले जो हैं ये सभी अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आए। तो अभी तक मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, अभी तक मैंने क्या सीखा? उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में सारी बातें सीखी। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय सबको मिला दिया जाए तो आर्टिकल 214 से लेके 237 तक पूरा का पूरा अधीनस्थ न्यायालय तक भी ले ले। और हाईकोर्ट को अगर सिर्फ लिया जाए उच्च न्यायालय को, तो वो है आर्टिकल 214 से 231 और अधीनस्थ न्यायालय है 233 से 237। तो इस तरह से आपके सामने उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का चर्चा बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट में किया गया। अब आगे बच्चों हम आएंगे कि ये चैप्टर तो मेरा खत्म हो गया न्यायपालिका। अब हम प्रश्नोत्तरी पे आएंगे और यहाँ पे ये जो है आपको ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको आराम से मिल जाएगा। तो जैसे कुछ देख लेते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन का उत्तर भी दिया गया है साथ साथ। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य क्या है, तो संविधान की व्याख्या है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर के माध्यम से मैं यहाँ पे आपके सामने रखा हूं, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 12 में जब क्वेश्चन आएंगे तो 50 क्वेश्चन आएंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव तो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो इसमें भी ध्यान दिया गया है यहाँ पे, और इस तरह से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको मैं यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, इसमें आप लोग देख के सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ओके बच्चों, धन्यवाद। आज का क्लास यही समाप्त होता है।